नमस्कार दोस्तों, मेंस वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शशांक अग्रवाल और हमारी ये टेस्ट श्रृंखला का आज 12वां लेक्चर है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के भूगोल के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। इसके पूर्व की कक्षाओं में हम मध्य प्रदेश की जो नया सिलेबस है उसकी 10वीं यूनिट, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, घुमंतु, पिछड़ी जनजाति, अर्ध घुमंतु जनजाति, इनके विषय में लेक्चर्स का अध्ययन किया था। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में हमने लास्ट जो लेक्चर्स हैं उसमें मध्य प्रदेश के भूगोल के कुछ टॉपिक्स अध्ययन किए थे। ये होली के बाद आपकी एक लंबी छुट्टियों के बाद श्रृंखला चालू हो रही है, जो आपके 21 जून प्रीलिम्स के एग्जाम तक चलेगी, जिसमें हम मध्य प्रदेश के 2000 से अधिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है, इसके अतिरिक्त थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूँगा। हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज में 60 प्लस से अधिक आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, एमपी की हिस्ट्री, एमपी की ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे करके लगभग कुछ टॉपिक वाइज लगभग 35 से 40 टेस्ट हैं। इसके अतिरिक्त 20 से अधिक आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट के साथ ही उस टेस्ट का डिस्कशन भी मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो इस टेस्ट श्रृंखला को जरूर ज्वाइन कीजिए। ये आपके एग्जाम में बड़ी सहयोगी होगी, आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बहुत सहायक होगी। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वह मध्य प्रदेश के भूगोल का एक विस्तार से अध्ययन है। ठीक है, आज हम भूगोल के मुख्य रूप से टॉपिक लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप, मध्य प्रदेश का भूगर्भिक संरचना, मध्य प्रदेश की नदियाँ, जलवायु, मिट्टी, खनिज, वन और कृषि संसाधन, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एमपीपीएससी की परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, उनका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पहला टॉपिक है आज का हमारा, जैसे मालवा के पठार के बारे में विचार कीजिए। पठार का डाल दक्षिण पूर्व की ओर है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। इस पठार में काली मिट्टी किया दिखता है। इस पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, पहला प्रश्न, आपको 5 सेकंड का टाइम है, उत्तर दे दीजिए। अब हम चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है मालवा के पठार के बारे में विचार कीजिए। देखिए, मालवा का पठार हम जैसा कि जानते हैं, मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित एक समतलीय पठार है ना। ये वाला जो क्षेत्र है, यह समतलीय पठार पश्चिम वाला, इसे कहा जाता है मालवा का पठार। मालवा का पठार हम जानते हैं कि आग्नेय चट्टानों के उत्पत्ति से बना हुआ ये पठार है। आग्नेय चट्टानों का अपक्षय और अपर्दन हुआ, जिससे इस पूरे क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार हुआ। इस पठार की जो ढाल है वह उत्तर की ओर है। इस पठार की ढाल जो है वह उत्तर की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर है। तो पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा कि दक्षिण पूर्व नहीं है, इसकी ढाल कहाँ पे है, उत्तर पूर्व की ओर। फिर इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। जैसा कि हम जानते हैं, सिद्ध बाबा जो है वह बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ना कि मालवा की। अतः 1172 जिसकी ऊंचाई है और ये बुंदेलखंड की है, अतः यह ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरे नंबर पे इस पठार में काली मिट्टी की अधिकता है, बिल्कुल सही है। इस पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, ये भी सही है। अतः कौन सा ऑप्शन सही है, 3 और 4, सी सही होगा इसका उत्तर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी ने सही लगाया होगा इसका उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुंदेलखंड के पठार के बारे में विचार कीजिए। जैसा आपने अब मालवा का पठार पढ़ा होगा, मालवा के पठार के जैसा ही बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का दूसरा भौगोलिक उपविभाग है। बुंदेलखंड का पठार कहाँ पे है, तो बुंदेलखंड का पठार ये वाला जो क्षेत्र होता है, इसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड का पठार प्राचीन बुंदेला राजाओं के नाम पर इस क्षेत्र को बुंदेलखंड कहा जाने लगा। क्लियर। बुंदेलखंड के पठार के ढाल जो है वह उत्तर की ओर है। हम जानते हैं कि बुंदेलखंड के पठार के मध्य से बेतवा नदी गुजरती है, जो उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। अतः इसका ढाल उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा। पिछले प्रश्न में ही मैंने बताया कि बुंदेलखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा विदिशा और सागर के निकट स्थित ये चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1172 मीटर। क्लियर। फिर तीसरा, इस पठार में काली मिट्टी नहीं। मध्य प्रदेश में जो काली मिट्टी का विस्तार है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का विस्तार पश्चिम मालवा क्षेत्र में। मालवा के अतिरिक्त आपका मध्य नर्मदा सोन घाटी का पश्चिमी भाग होता है, और इसके अतिरिक्त राजपीपला वाला श्रेणी, ये वाला पूरा जो क्षेत्र है ये काली मिट्टी का क्षेत्र है।
सतपुड़ा मेकल श्रेणी क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी छिछली काली मिट्टी होती है जिसकी मोटाई 2 मीटर से कम होती है। गहरी काली मिट्टी आपकी सतपुड़ा नर्मदा सोन घाटी के पश्चिमी भाग में होती है, जबकि मालवा के पठार में जो काली मिट्टी का विस्तार है वो मध्यम श्रेणी की काली मिट्टी है, 2 से 10 मीटर जिसकी गहराई होती है। क्लियर। बुंदेलखंड में जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी को क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड में पाई जाने वाली जो मिट्टी वह तो या तो जलोढ़ प्रकार की मृदा होती है या मिश्रित मृदा, अतः यह ऑप्शन आपका गलत होगा। इस पठार की प्रमुख नदियां धसान, उर्मिल, केन, बिल्कुल सही है ना, बीच से होकर गुजरती है। यहाँ से कौन कौन सी नदियां? धसान नदी, उर्मिल नदी, केन नदी, है ना। धसान और बीना बेतवा की सहायक नदी है, उर्मिल नदी जो सहायक नदी है वो केन की सहायक नदी है। उर्मिल नदी चरणगंगा नदी ये केन की सहायक नदी है। तो इस तरह ऑप्शन क्या क्या सही होंगे इसका? ये सही होगा ऑप्शन, ये सही होगा, ये सही होगा, 1, 2 और 4, अतः उत्तर क्या सही होगा? डी सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। मध्य भारत के पठार के बारे में विचार कीजिए। अब मध्य भारत, हर पठार से सिर्फ 1 या 2 प्रश्न ही लिए हैं मैंने, रिवीजन जो की क्लास है ना, इसलिए चलिए मध्य भारत के पठार, और सारे प्रश्न आपको आज के लेक्चर में कूट वाले मिलेंगे। जैसे पठार की मुख्य नदी सोन नदी है, कछारी और जलोढ़ मृदा की अधिकता है, सरसों उत्पादन के कारण सरसों उत्पादन की हांडी कहा जाता है, इस पठार में विषम जलवायु पाई जाती है। अब ऑप्शन के आधार पर आपको उत्तर देखना है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि मालवा का मध्य भारत का पठार कहाँ पे स्थित है? मध्य भारत का पठार स्थित है, मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित जो पठार है मध्य प्रदेश का, उसे क्या मध्य भारत के पठार के नाम से जाना जाता है। यह वाला जो क्षेत्र है चंबल उप आंध्र प्रदेश भी कहते हैं। चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा यहाँ पे बड़े बड़े खड्ड या बीहड़ों का निर्माण किया गया है, जो चंबल के डाकुओं की शरण स्थली रहा है। तो यह भारत का जो पठार है इसे क्या कहा जाता है? मध्य भारत का पठार। इसके बारे में विचार कीजिए कि इसके पठार की मुख्य नदी सोन है, गलत। यहाँ की मुख्य नदी चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, है ना, और यही सारी नदियां हैं। फिर इसके अतिरिक्त कछारी एवं जलोढ़ मृदा, बिल्कुल सही उत्तर है इसका। सरसों, कछारी और जलोढ़ मृदा और अत्यधिक तापमान, उच्च विषम जलवायु, ठंडियों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो विषम जलवायु है, जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ और बेसिकली जलोढ़ के अतिरिक्त कछारी प्रकार की मृदा है। यह सरसों उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थिति होती है, तो सरसों उत्पादन की हांडी भी कहा जाता है इस पठार को। विषम जलवायु सही है, अतः 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन के आधार पर क्या उत्तर सही होगा इसका? ऑप्शन के आधार पर इसका डी सही होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। रीवा पन्ना के पठार के बारे में विचार कीजिए। अब आते हैं हम रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार कहाँ पे है मध्य प्रदेश में? रीवा पन्ना का पठार हम जानते हैं, रीवा पन्ना का पठार ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे रीवा पन्ना का पठार स्थित है, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है इसे रीवा पन्ना के पठार के नाम से, बुंदेलखंड को हटा दिया जाए यहाँ से, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे रीवा पन्ना के पठार के नाम से जाना जाता है ना। यह विंध्य प्रदेश के या विंध्याचल पर्वत के पर्वतपदीय क्षेत्र में स्थित है, इस कारण इसे विंध्य कगार प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंध्य कगार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, विंध्य कगार प्रदेश के नाम से, ठीक है। तो इस पठार का क्षेत्रफल 10.36% है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर इस पठार में टोंस, बिछिया, केन ये नदियां प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है। टोंस नदी रीवा और सतना के बीच से, टोंस की सहायक नदी बिछिया नदी है, केन नदी छतरपुर होते हुए कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और छतरपुर होते हुए छतरपुर पन्ना के बीच सीमा रेखा बनाती है। आपका पन्ना नेशनल पार्क है ना, जो केन नदी में उसके मध्य से होकर गुजरती है, तो केन नदी बिल्कुल सहायक नदी है। फिर इस पठार में चूना पत्थर, गेरू, हीरा बिल्कुल विंध्याचल प्रदेश में स्थित है, और विंध्याचल प्रदेश कैमूर पर्वतीय क्षेत्र जो है हम जानते हैं कि चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन क्या होगा? तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी होगा इसका उत्तर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। धारवाड़ की चट्टानों के बारे में विचार कीजिए।
धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में अब आपको विचार करना है, ठीक है। देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों में इसका नामकरण कर्नाटक, अब ये जो प्रश्न है वह मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना से संबंधित प्रश्न है। क्लियर। पहला, इसका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर पड़ा, बिल्कुल सही है, ठीक है, कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर। फिर आर्कियन चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन भी सही है। इन चट्टानों को समृद्ध चट्टानें नहीं कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। अब आते हैं धारवाड़। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कर्नाटक के धारवाड़ के नाम पर इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा जाता है। क्लियर। फिर इसके बाद दूसरा इसका विशेषता होती है कि ये समृद्ध चट्टानें होती है। समृद्ध चट्टानें कहने का मतलब क्या होता है, इन चट्टानों में ना खनिजों की बहुलता होती है, खनिज अधिकता होती है। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें 3 अलग अलग सीरीज के रूप में आती हैं। जैसे एक सीरीज होती है जो बालाघाट छिंदवाड़ा के आसपास है, इसको सकोली सीरीज कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे, जैसे हम जानते हैं तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, मैग्नीज उत्पादन में हम देश में प्रथम स्थान पर हैं। ये तांबा और मैग्नीज दोनों की दोनों धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, अतः खनिज की दृष्टि से समृद्ध। इस सीरीज को सकोली सीरीज, चीपली सीरीज और सौसर सीरीज 3 सीरीज के रूप में मिलती है। क्लियर। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, इसका ऑप्शन 1 और 2, अतः ऑप्शन क्या होगा ए। ये नहीं होता ना तो ये भी सही होता, तो 1 और 2 सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बारे में विचार कीजिए। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बारे में आते हैं। कुड़प्पा क्रम हम जानते हैं मध्य प्रदेश में चट्टानें जो हैं, बेसिकली मैं आपको बता दूं 5 प्रकार की चट्टानें मध्य प्रदेश में हमारे मिलती हैं। पहली चट्टानों को कहा जाता है आर्कियन, पहली चट्टानों को कहा जाता है आर्कियन। दूसरे नंबर की चट्टानें हैं धारवाड़। तीसरी चट्टानें हैं, इसे कहा जाता है कुड़प्पा। चौथी चट्टानें हैं विंध्यन। पांचवी चट्टानें हैं गोंडवाना। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में एक छठवीं प्रकार की चट्टानें, जैसे टर्सरी चट्टानें भी कहा जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में ये 5 या 6 प्रकार की ये चट्टानें मिलती हैं। कौन कौन सी? आर्कियन चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें, कुड़प्पा चट्टानें, विंध्यन चट्टानें और टर्सरी चट्टानें। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि कुड़प्पा चट्टानों के विषय में आपसे पूछ रहा है। कुड़प्पा चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर पड़ा है ना, नाम पर पड़ा, बिल्कुल सही है, सही है। कुड़प्पा चट्टानों का धारवाड़ क्रम के चट्टानों से द्वितीय चट्टानें हम जाके देख रहे हैं, आर्कियन से बनी धारवाड़, धारवाड़ से बनी कुड़प्पा, तो बिल्कुल सही है। फिर इन चट्टानों में हीरा पाया जाता है, बिल्कुल। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, एक कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में एक श्रेणी है मध्य प्रदेश में, इस श्रेणी को कहा जाता है बीजावर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? बीजावर श्रेणी। बीजावर श्रेणी का विस्तार कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में हम देखेंगे छतरपुर, पन्ना, सतना, ये वाला जो क्षेत्र है ये बीजावर श्रेणी वाला क्षेत्र है, जहाँ पे कई खदान है, जैसे हनौता खदान है पन्ना की, मझगवा खदान है ना, सतना जिले की मझगवा खदान है, रामझीरी खदान है, ऐसे कई खदानें हैं जो यहाँ पे हीरा मिलता है। और फिर इन चट्टानों में हीरा पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन के आधार पर क्या सही होगा? 1, 2, 3 उपयुक्त सभी सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन के आधार पर क्या होंगे? इसमें सभी सही होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, ये वाला जो क्षेत्र देखिए, मध्य प्रदेश के, यहाँ पे गौर कीजिएगा, दक्षिणी वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है राजपीपला। राजपीपला के ही बगल में है, इसे कहा जाता है महादेव, और यहाँ पे है मैकल श्रेणी क्षेत्र। क्लियर? राजपीपला श्रेणी में कौन कौन सी? तो यहाँ राजपीपला श्रेणी में पहला है पश्चिम से पूर्व राजपीपला। राजपीपला में ही श्रेणियां कई सारी आती हैं, जैसे एक श्रेणी आती है बड़वानी, बड़वानी, फिर उसके बाद बड़वानी के अतिरिक्त असीरगढ़, है ना, असीरगढ़, फिर एक श्रेणी आती है बीजागढ़, ऐसे करके कई सारी आदि कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद राजपीपला के बाद पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ो तो अगली श्रेणी आती है सतपुड़ा की, जिसे कहा जाता है मैकल, सॉरी महादेव श्रेणी, महादेव, है ना।
महादेव में भी कई सारी ऊंची चोटी, जैसे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ महादेव में स्थित है। धूपगढ़ की ऊंचाई तो आप जानते ही होंगे ना, 1350 मीटर। फिर धूपगढ़ के बाद आपकी चौरागढ़, ऐसे करके कई सारी श्रेणी है, जैसे एक बैतूल श्रेणी में मुल्ताई श्रेणी है ना। फिर कालीभीत श्रेणी है, कालीभीत। फिर इसके बाद पूर्व की ओर चले जाओ तो कालीभीत के बाद पूर्व की ओर आपकी महकल श्रेणी है ना। महकल श्रेणी में कौन सा है, अमरकंटक। तो अब पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है, तो सबसे पहले बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां और महकल। ऑप्शन तो ये भी सही है, महादेव नहीं, बड़वानी, ये गलत होगा। फिर उसके बाद महादेव श्रेणी, महकल श्रेणी, बड़वानी श्रेणी, गलत उत्तर है। महादेव पहले कभी नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सातवें का ए सही होगा। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय में विचार कीजिए। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, अतः स्वाभाविक तौर पर जब पश्चिम से पूर्व की ओर हम ऐसे घूमेंगे तो जो पूर्व के क्षेत्र है वहां पे सूर्य की रोशनी पहले पड़ेगी और पश्चिम में बाद में। ये तो स्पष्ट है। इससे ये चीज तो आपको ज्योग्राफी में स्पष्ट होगी कि सीधी में सूर्योदय, सीधी और सिंगरौली मध्य प्रदेश के जो कि पूर्वी भाग में स्थित है, अतः सूर्योदय सीधी और सिंगरौली में पहले होगा और यहाँ पे झाबुआ और अलीराजपुर में बाद में होगा। अब कितने घंटे का अंतर होता है? तो देखिए, हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन सूर्योदय का जो समय निर्धारित होता है वह देशांतरीय विस्तार से होता है ना। तो देशांतरीय विस्तार कहाँ है? तो सिंगरौली के पास सबसे पूर्वी जिला, जहां पे 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 48, अर्थात इसके 20 डिग्री देखोगे तो 6 डिग्री का अंतर आएगा। कितने डिग्री का अंतर आएगा? 6 डिग्री का। अब 1 डिग्री बराबर होता है लगभग 5 मिनट, तो 6 डिग्री बराबर कितना होगा? 5 गुणे 6 बराबर 30 मिनट का अंतर। तो सिंगरौली में आधा घंटा पहले सूर्योदय होगा और अलीराजपुर में आधा घंटा बाद। अब ऑप्शन में आते हैं। सीधी में सूर्योदय 1 घंटे पहले होता है, गलत। आधा घंटा से ज्यादा का अंतर होगा ही नहीं, ये भी गलत। सीधी में सूर्योदय आधा घंटे पहले होता है, ऑप्शन क्या होगा? सी से ही होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन मध्य प्रदेश में संदर्भ में सही है? सर्वाधिक तापांतर मई माह में होता है। उत्तर है गलत। मध्य प्रदेश में जलवायु अगर आपने पढ़ी होगी तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक तापांतर है वो मई माह में नहीं होता। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर मार्च के महीने में होता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। उत्तर ये भी गलत होगा। दक्षिण से उत्तर, अच्छा दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है लिखा है, दक्षिण में कम होता है, उत्तर में ज्यादा होता है। बिल्कुल सही है। फिर सर्वाधिक वार्षिक तापांतर दक्षिणी क्षेत्र में रहता है, नहीं। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर आपके मध्य भारत के पठार चंबल रीजन में रहता है। विषम जलवायु, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी, तो ऑप्शन ये गलत होगा। एस चंद्रशेखर वेधशाला भोपाल में नहीं है। एस चंद्रशेखर वेधशाला कहाँ पे स्थित है? इंदौर में स्थित है। अतः कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, इसका उत्तर बी होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा का वितरण मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से उत्तर पूर्वी की ओर घटता है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो वर्षा यहां से यहां घटती है। इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में वर्षा 2 धाराओं से होती है। इस धारा को कहा जाता है अरब सागरी मानसूनी धारा और दूसरा कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी धारा मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी भाग से प्रवेश करती है। अतः मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा मध्य प्रदेश में ये वाला क्षेत्र दक्षिण पूर्वी भागों में होती है। पचमढ़ी यहीं पे स्थित है जहां 212 सेंटीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई है। क्लियर? तो पचमढ़ी यहाँ अधिक होती है और उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है। बिल्कुल सही है। बघेलखंड के पठार में औसत 125, ये भी सही है। फिर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है।
प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। तो क्या सही होगा ये? तो बिल्कुल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, जैसा कि मैंने बताया, मध्य भारत के पठार में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर। तो कौन सा सही होगा? तीनों सही होगा, 1, 2 और 3। 1 मिनट बच्चों, पानी पी लूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा का वितरण मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी से उत्तर पूर्व की ओर घटता है। अभी मैंने पढ़ाया, अच्छा ये प्रश्न हो गया। हाँ ये प्रश्न है बिल्कुल, बघेलखंड के पठार में औसत 125, ये प्रश्न तो अपन ने कर लिया ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ताप्ती नदी पर राजघाट स्थित है, नर्मदा नदी पर संग्राम घाट स्थित है, बेतवा नदी पर कंचन घाट स्थित है, या नर्मदा नदी पर सेठानी घाट स्थित है। उपमेय से कौन से सही है? हम जानते हैं कि राजघाट जो है वो ताप्ती नदी पर नहीं है, राजघाट जो स्थित है वो किस पर स्थित है? राजघाट स्थित है आपका बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर, ओरछा में स्थित है। संग्राम घाट नर्मदा नदी पर नरसिंहपुर में, बिल्कुल सही है। बेतवा नदी पर कंचन घाट, बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी पर सेठानी घाट। अतः ऑप्शन 1, 2 और 3 और 4 सही। इस तरह ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किस नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है? हम सभी जानते हैं, बहुत सरल सा प्रश्न है ना। मध्य प्रदेश में ये वाला जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? ये आपका मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र में इंदौर के निकट कौन सी है? जाना पाव पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी से उद्गम होता है किसका? आपका क्षिप्रा नदी का। तो क्षिप्रा नदी का उद्गम जो होता है वो जाना पाव पहाड़ी से, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। क्लियर? इसके पास ही है उज्जैन, जो क्षिप्रा के तट पर बसा हुआ है, जहां पे हर 12 वर्ष में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है। लास्ट जो महाकुंभ हुआ था वह वर्ष 2014 में हुआ था। अब अगला महाकुंभ कब होगा? तो अगला महाकुंभ होगा 2026 में। तो किस नदी के तट पर? तो क्षिप्रा नदी के तट पर। बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं? इसका उद्गम कालीभीत पहाड़ियों से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में बहती है और यह गांधी जी के सेवा आश्रम इस नदी पर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कौन सी नदी की चर्चा की जा रही है यहाँ पे? बैनगंगा, पेंच, वर्धा या कान्हन नदी। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में बेसिकली हमारे 6 नदी तंत्र हैं, जिसमें एक प्रमुख नदी तंत्र है गोदावरी नदी तंत्र। गोदावरी नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के, यहाँ पे है महाराष्ट्र, नासिक के निकट त्रयंबक की पहाड़ियों से होता है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती ये है। लेकिन मध्य प्रदेश से उद्गम होने वाली अनेक नदियां गोदावरी नदी तंत्र का एक भाग है, जिसमें प्रमुख नदियों में वैनगंगा नदी, वर्धा नदी, पेंच नदी, कान्हन नदी आदि है। ठीक है, अब यहां से प्रश्न क्या कहता है कि कालीभीत की पहाड़ियों से, है ना, कालीभीत की पहाड़ियों से कौन सी नदी उद्गम होता है? तो हम जानते हैं वैनगंगा नदी का उद्गम कालीभीत की पहाड़ियों से होता है, जो मध्य प्रदेश में पहले पश्चिम से पूर्व की ओर, बाद में दक्षिण की ओर बहती है। फिर यहीं से सिवनी से पारसवाड़ा पहाड़ियों से वर्धा नदी निकलती है, जो आके प्राणहिता के पास दोनों मिलती है। आगे दोनों की संयुक्त धारा बैनगंगा नदी के नाम से जानी जाती है, जो गोदावरी में मिलती है। क्लियर? गांधी जी का सेवा आश्रम, जिसे वर्धा आश्रम कहा जाता है, वो कौन सी नदी पर? बैनगंगा के तट पर है। तो ये जो बात की जा रही है वो किस नदी की जा रही है? वो बात की जा रही है जो आपकी बैनगंगा नदी की जा रही है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए सही, बैनगंगा नदी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब आते हैं ज्योग्राफी, अपन ने पढ़ा भौगोलिक स्वरूप, फिर आपने पढ़ा नदियां, नदियों के बाद अगला है कुछ कृषि से प्रश्न।
व्यापारिक फसल और उदाहरण देना है। जैसे सिंपल सा है, कौन सी फसल किस प्रकार की फसलें कहलाती है। जैसे व्यापारिक फसल कौन सी है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में बोई जाने वाली व्यापारिक फसलें हैं गन्ना, तंबाकू, बिल्कुल व्यापारिक फसलें हैं, है ना, व्यापार की दृष्टि से बोई जाती है। तिलहनी फसलें अलसी और राई, बिल्कुल सही है। दलहनी फसलें कौन कौन सी हैं, तो उड़द और मसूर, बिल्कुल। खाद्यान्न फसलें गेहूं और चावल। तो क्या पूछ रहा है कि कौन से सही सुमेलित है, तो उपरोक्त सभी सही होगा इसका, बिल्कुल सही है। हम जानते हैं चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। मध्य प्रदेश में तांबा के लिए प्रसिद्ध मलाज खंड खदान स्थित है। मलाज खंड हम जानते हैं मध्य प्रदेश में तांबे की एशिया की सबसे बड़ी खदान बालाघाट में स्थित है, जिसे मलाज खंड खदान के नाम से जाना जाता है। तांबा उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। तांबा, हाँ, तांबा बेसिकली जो इसका खनिज होता है उसे क्या कहा जाता है, चाल्कोपाइराइट, चाल्कोपाइराइट या क्यूपाइराइट नाम का, क्यूपाइराइट नाम का अयस्क होता है, जिससे तांबा निकाला जाता है। क्लियर। मध्य प्रदेश में तांबा जो है वो बालाघाट जिले में है ना। कौन सी सीरीज है, तो बालाघाट की है आपकी सकोली सीरीज, सकोली सीरीज। यहां से कौन सी चट्टान है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टान में तांबा निकलता है। क्लियर। आगे, तांबा उत्पादन में हम प्रथम स्थान पर, ये तो पता ही है। कौन सी कंपनी निकाल रही है, तो इस कंपनी का नाम है मलाज खंड कॉपर लिमिटेड। इस कंपनी द्वारा इसका उत्खनन किया जा रहा है। क्लियर। तो इस तरह तांबा कहां होता है, तो तांबा बालाघाट में होता है। इसका ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले का नाम बताइए जहां से यूरेनियम, अच्छा यूरेनियम, ध्यान दीजिए मध्य प्रदेश में यूरेनियम पाया गया है, अभी यहाँ पे यूरेनियम का उत्खनन किया नहीं जा रहा है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां पे यूरेनियम की खोज की गई है ना। हाल ही में इसके यूरेनियम, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और यूरेनियम कहा जा रहा है कि जल्दी ही मध्य प्रदेश को यूरेनियम राज्य के रूप में भी जाना जाएगा, क्योंकि देश में हमारे हालांकि यूरेनियम कहीं नहीं होता। कौन सा जिला है, तो एकमात्र जिला है शहडोल, जहां पे शहडोल की कुछ खदानें हैं। जैसे एक खदान का नाम है बड़ी फेमस जहां पे यूरेनियम खोजा गया, सोहागपुर, सोहागपुर। और ये सोहागपुर जो खदान है ना, वो कोयले की खदान है मुख्य रूप से, है ना, कोयला खदान है जहां पे यूरेनियम की भी खोज की गई है। हालांकि इसका उत्खनन अभी नहीं किया जा रहा है। ठीक है, हाल ही में पता लगाया गया। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है। ठीक है, हम जानते हैं कि रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना, वन लाइनर फैक्ट है, मध्य प्रदेश में बुधनी में स्थित है। कहां पे, बुधनी, बुधनी। और बुधनी किस जिले में पड़ता है, बुधनी तहसील, तो ये बुधनी तहसील पड़ती है सीहोर जिले में। तो रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहां पे स्थित है, सीहोर में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, हम जानते हैं नौरादेही सागर, ये 1100, एक मिनट, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसका नाम है नौरादेही, है ना। ये इसका है 1192 वर्ग किलोमीटर, ये सबसे बड़ा है, जबकि मध्य प्रदेश का सबसे, और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये सागर में स्थित है, जानते ही हो आप, है ना, रातापानी रायसेन में है। सबसे छोटा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का, उसका नाम है राला मंडल। क्या नाम है, राला मंडल। कहाँ पे स्थित है राला मंडल, तो ये इंदौर में स्थित है। क्लियर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। सही है। नेक्स्ट, शिवपुरी जिले में स्थित कौन सा अभ्यारण्य सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है ना। हम जानते हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग कुछ अभ्यारण्य अलग अलग जीव के लिए प्रसिद्ध है, जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। जैसे हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 3 घड़ियाल अभ्यारण्य हैं घड़ियालों के लिए। जैसे कौन कौन से, केन घड़ियाल, केन नदी अभ्यारण्य जो है आपके कहाँ पे,
पन्ना और छतरपुर के मध्य। दूसरा है सोन अभ्यारण्य जो कहाँ है, शहडोल में। और तीसरे नंबर पे है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो मुरैना में। ये तीनों किसके लिए प्रसिद्ध है, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार कौन सा अभ्यारण्य है जो सोन चिड़िया के लिए है ना, तो सोन चिड़िया के लिए मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में कौन सा, करेरा। करेरा अभ्यारण्य कहाँ है मध्य प्रदेश में, तो करेरा अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में, है ना। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं रातापानी रायसेन में स्थित है। और पचमढ़ी कहाँ है, तो पचमढ़ी आपके होशंगाबाद में स्थित है। और पेंच कहाँ है, तो छिंदवाड़ा में स्थित है। ठीक है। अच्छा, सोन चिड़िया के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो करेरा शिवपुरी से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अनूपपुर जिले, अच्छा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जब हम जल्दी करेंट अफेयर पढ़ेंगे तो इसमें इस योजना के बारे में आप पढ़ेंगे, या हो सकता है आपने पढ़ लिया हो जीएस की क्लास में। तो मध्य प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हर जिले को किसी विशेष उत्पाद के उत्पादन के लिए संरक्षित किया गया है। तो मध्य प्रदेश में ये प्रश्न बहुत सिंपल सा है कि अनूपपुर जिला आपका जो है वह ओडीओपी के तहत, एक मिनट, हाँ, अनूपपुर जिला ओडीओपी के तहत किस उत्पादन के लिए है, तो अनूपपुर जिला है आपके कोदो और कुटकी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित युग्मकों में से विचार कीजिए। सोयाबीन मध्य प्रदेश में कौन सा जिला किस कृषक फसल उत्पादन के लिए सबसे बड़ा जिला है, तो जैसे पहला है सोयाबीन छिंदवाड़ा, मक्का है उज्जैन, प्याज है खंडवा, अंगूर है रतलाम। आपको बताना है कि कौन सा जिला किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो सोयाबीन उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो सोयाबीन उत्पादन में हम सभी जानते हैं कि सोयाबीन उत्पादन में कौन जिला है, उज्जैन है, ना कि छिंदवाड़ा। तो ये गलत हो जाएगा। मक्का उत्पादन में छिंदवाड़ा है ना कि उज्जैन, तो ये गलत हो जाएगा। प्याज में खंडवा, अंगूर में रतलाम। अतः ऑप्शन 3 और 4 सही होगा। तो इसका ऑप्शन के आधार पर उत्तर क्या होगा, डी सही होगा। कौन सा सुमेलित है, डी, है ना। सोयाबीन उज्जैन में और मक्का छिंदवाड़ा में है आपके। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। कपास अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पे है, बड़वानी में। चावल अनुसंधान केंद्र खरगोन में। फिर उसके बाद आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ जो है ना ये रीवा जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है गोविंदगढ़, रीवा में है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में। आपको ऑप्शंस के आधार पर बताना कि कौन सा सुमेलित है। तो हम सभी जानते हैं चलिए कि मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो कपास अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो खरगोन में स्थित है, ना कि बड़वानी में। चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो बड़वानी में है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। ये सही है, ये सही है। अतः ऑप्शन क्या होगा, 3 और 4 सही। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं बच्चों। मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली रबी की फसलें हैं गेहूं, धान, सरसों और चना। रबी की फसल कौन सी होती जानते हैं, ऐसी समस्त फसलें जिसके उत्पादन के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रायः शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को रबी की फसलें कहा जाता है। रबी की फसलें अक्टूबर और नवंबर महीना दीपावली के पश्चात बोई जाती है, नवंबर दिसंबर तक बोई जाती है। और इसकी कटाई होली के पूर्व लगभग फरवरी मार्च में इसकी कटाई होती है। इसमें कौन कौन सी मुख्य फसलें होती हैं, तो इसमें रबी की फसलों में जो मुख्य फसल होती है वह होती है गेहूं होती है, चना होती है ना। इसके अतिरिक्त आपकी सरसों होती है मध्य भारत में, है ना, मटर होती है, ये कुछ फसलें होती है। तो इसमें आधार पर उत्तर देना है। तो गेहूं आपकी रबी की फसल है, धान नहीं है, सरसों है, चना है। तो 1, 3 और 4। अतः ऑप्शन क्या होगा इसका, सी सही होगा, 1, 3 और 4। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में माई की बगिया किस नदी के किनारे है। देखिए, माई की बगिया के बारे में आपने कहानी सुनी होगी। माई की बगिया अमरकंटक में स्थित एक पर्यटन स्थल है, बड़ा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। कहा जाता है कि माँ नर्मदा का जो बचपन बीता था वो माई की बगिया में बीता था। माई बेसिकली नर्मदा नदी की माई को माई कहा जाता था।
ठीक है। जब नर्मदा परिक्रमा यात्रा चलती है तो वह माई की बगिया में अवश्य ठहरती है, ठीक है। नर्मदा सेवा यात्रा या नर्मदा परिक्रमा यात्रा के नाम से इसे जाना जाता है। तो माई की बगिया जो बेसिकली किस नदी के किनारे स्थित है, तो माई की बगिया सीधी सीधी है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अमरकंटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, अमरकंटक में स्थित है। क्लियर है। चलिए एक आध दो प्रश्न और देख लेते हैं इसके। मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में स्थित मझगावा खदान किस खनिज से उत्पादन से संबंधित है। अब पन्ना जिले में आते हैं हम। पन्ना जिले की मझगावा खदान, मझगावा खदान कहाँ पे है, तो मैंने अभी बताया पन्ना जिले में ना जो छतरपुर पन्ना वाला जो क्षेत्र है, कौन सा, छतरपुर पन्ना, ये अर्थात इसको कौन सा कहेंगे, बीजावर श्रेणी क्षेत्र। बीजावर श्रेणी क्षेत्र जो है बेसिकली हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हीरा उत्पादन में कौन कौन सी खदान है, तो पन्ना जिले की जो खदान है उसका नाम है हनौता, हनौता खदान। सतना जिले की कौन सी खदान होती है, तो सतना जिले की जो खदान है इसका नाम है मझगावा। तो अपन का प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश में पन्ना जिले की, पन्ना जिला नहीं है एक्चुअली, सतना की है ये मझगावा खदान। कई पुस्तकों में इसका पन्ना लिखा था, सतना में है मझगावा। तो सतना जिले की मझगावा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो सतना जिले की मझगावा खदान हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है, कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। मध्य प्रदेश में तांबा प्रसिद्ध मलाजखंड खदान किस जिले में अवस्थित है, ठीक है। तो ये भी अपन पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में मलाजखंड जो खदान है वह किसकी खदान है, तो मध्य प्रदेश में जो मलाजखंड खदान है वह खदान है तांबे की खदान। और तांबे की खदान किस जिले में स्थित है, तो मलाजखंड खदान तांबे की बालाघाट जिले में स्थित है, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट सर्वाधिक किस जिले में होता है, नरसिंहपुर, झाबुआ, भिंड या सागर। रॉक फास्फेट जानते हैं अपन। देखिए क्या होता है, जो एक फैक्ट आपको बताता हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं ना, विंध्यन क्रम, उसमें दो तीन खनिज, बहुमूल्य खनिज मिलते हैं। जैसे एक खनिज है फास्फोरस, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है मैग्नीशियम, है ना। ये कुछ खनिज है जो विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। तो जब विंध्यन क्रम की चट्टानों में फास्फोरस का परसेंट जब 4 से अधिक हो जाता है, पोटेशियम में मिलता है, जब विंध्यन क्रम की चट्टानों में फास्फोरस का परसेंट 40 से अधिक हो जाता है तो उसे कहा जाता है रॉक फास्फेट। क्या कहते हैं, रॉक फास्फेट, ठीक है। जब कैल्शियम का परसेंटेज ज्यादा होता है, लगभग 25% से अधिक होता है, तो इसे कहा जाता है चूना पत्थर, है ना। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के जल योजन से बनता है डोलोमाइट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जल योजन से बनता है डोलोमाइट, है ना। इसके अतिरिक्त इनकी जल प्रतिक्रिया से एक और खनिज बनता है एस्बेस्टस। तो ये सब खनिज एक ही जगह पे पाए जाने वाले खनिज हैं, एस्बेस्टस। तो मध्य प्रदेश में क्या है क्वेश्चन कि रॉक फास्फेट सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो ये फैक्ट तो आपको पता है कि रॉक फास्फेट सबसे ज्यादा झाबुआ में। लेकिन रॉक फास्फेट जो है ना संपूर्ण विंध्यन क्रम की चट्टानों में, नवीन आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रॉक फास्फेट कहां पे उत्पादन किया जा रहा है, ये आंकड़ा बदल चुका है। अब मध्य प्रदेश में नवीन आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा जो रॉक फास्फेट का उत्पादन किया जा रहा है ना, वो उत्पादन किया जा रहा है सागर जिले में, है ना। तो सबसे ज्यादा रॉक फास्फेट इस समय, और रॉक फास्फेट का उपयोग क्या होता है, इससे फास्फोरस निकालते हैं और खाद बनाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, NPK खाद, है ना। NPK खाद या यूरिया के नाम से जिसे आप जानते हो, NPK खाद। क्लियर। तो रॉक फास्फेट कहाँ पे है, झाबुआ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। विल्फ्राम, विल्फ्राम किसका है, तो हम सभी जानते हैं, वन लाइनर फैक्ट है, बहुत सरल सा प्रश्न। विल्फ्राम टंगस्टन का अयस्क है। टंगस्टन मध्य प्रदेश में जानते हो टंगस्टन कहाँ पे मिलता है, तो टंगस्टन हम जानते हैं कि टंगस्टन जो होता है, है ना, इसका उपयोग विद्युत बल्ब को बनाने में किया जाता है। किसमें लिए, विद्युत
बल्ब को बनाने के लिए किया जाता है ना। निम्न गलनांक के कारण, उच्च प्रतिरोधक क्षमता के कारण इसे विद्युत बल्ब को बनाने में किया जाता है। मध्य प्रदेश में टंगस्टन कहाँ होता है? तो अगरगांव खदान का नाम है। क्या नाम है खदान का नाम? अगरगांव। अगरगांव, ये अगरगांव खदान कहाँ पे है? तो ये अगरगांव खदान है छिंदवाड़ा जिले में। तो मध्य प्रदेश में टंगस्टन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में टंगस्टन अगरगांव छिंदवाड़ा की खदान में प्राप्त होता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? तो फेल्सपार भी हम जानते हैं, मध्य प्रदेश में फेल्सपार एकमात्र खदान फेल्सपार की कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में फेल्सपार की एकमात्र खदान जो है वह छिंदवाड़ा जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण बताना है। देखिए पहले यूपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे, आजकल एमपी प्रश्न में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बढ़ गई है कि कूट वाले, जैसे एक कथन और कारण, जैसे सिंपल सा प्रश्न है, यहाँ पे मैंने बहुत टफ नहीं दिया कि मध्य प्रदेश में सुहागपुर, सिंगरौली, उमरिया प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। क्या है सही? बहुत सिंपल सा है। मध्य प्रदेश में हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, ये वाला जो क्षेत्र है, और इसके अतिरिक्त दक्षिणी भाग, यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है ना। इस कोयला क्षेत्र को दो भागों में बांटा जाता है। इसको कहा जाता है दक्षिणी वाला जो भाग है, इसे सतपुड़ा कोयला क्षेत्र और इसे मध्य भारत कोयला क्षेत्र कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जो सुहागपुर, सिंगरौली, उमरिया है ना, ये मध्य भारत कोयला क्षेत्र का हिस्सा है। और यहाँ पे जो पाई जाने वाली चट्टानें कौन सी? गोंडवाना क्रम की। अतः ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि गोंडवाना चट्टानें है यहाँ, है ना, इसलिए यहाँ पे क्या पाया जाता है? इन क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है। अगर गोंडवाना चट्टानें नहीं होती तो यहाँ पे कोयला नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के किस जिले में एल्केलाइट कारखाना है ना। एल्केलाइट क्या होता है? एल्कीन। एल्कीन बेसिकली उत्पाद होता है किसका? एल्कीन जो उत्पाद होता है ओपियम या अफीम का उत्पाद होता है। अफीम का ही एक प्रोडक्ट होता है जिसके क्या कहते हैं? एल्कीन। एल्कीन से कई सारी दवाएं बनाई जाती हैं, जैसे मार्फिन है ना, एक ये दर्द निवारक दवा होती है पेन किलर के रूप में, कोडीन होती है ना, ऐसी कुछ दवाएं बनाई जाती है। अब मध्य प्रदेश में एल्कीन बनाने का कारखाना जिसके कहा जाता है एल्केलॉइड, क्या कहते हैं? एल्केलॉइड फैक्ट्री। एल्केलॉइड फैक्ट्री जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के नहीं, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंदर आने वाली फैक्ट्री है, याद रखिएगा। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक आनुषंगिक संगठन है। कहां पे स्थित है ये फैक्ट्री? तो मध्य प्रदेश में एल्केलाइट फैक्ट्री स्थित है नीमच। हम जानते हैं कि अफीम जो है वो बेसिकली किन दो जिलों में होता है? तो अफीम जो होता है मध्य प्रदेश में, एक होता है मंदसौर में होता है और दूसरा होता है नीमच में होता है। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश में अफीम, मंदसौर में। तो ये एल्केलाइट फैक्ट्री कहां पे स्थित है? तो एल्केलाइट फैक्ट्री का उत्तर होगा नीमच में स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? डाउट होगा तो आप सभी से, तो जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में, जब जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं आपके अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट करिएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं बच्चों। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला पिथौरा पेंटिंग में पिथौरा पेंटिंग एवं मोतियों की गलसन मतलब होता है के लिए निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? गलसन मतलब क्या होता है? गलसन मतलब ऐसा समझो कि एक ओढ़नी या सॉल जिसको कह सकते हो, सॉल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पिथौरा पेंटिंग आप सभी जानते हो मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है? तो पिथौरा पेंटिंग जो है हम जानते हैं ये भील आदिवासियों की प्रमुख पेंटिंग है। भील आदिवासी, तो भील आदिवासी ही पिथौरा चित्र बनाते हैं, है ना। एक प्रसिद्ध कलाकार का नाम सुना होगा आपने, पेमा फाल्या। ये पेमा फाल्या कौन है? तो ये पिथौरा पेंटिंग के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो किस जिले की प्रसिद्ध है भील आदिवासी? हम जानते हैं झाबुआ, अलीराजपुर, धार जिलों में रहते हैं, तो यहीं की पेंटिंग फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। मध्य प्रदेश में मृगनयनी एम्पोरियम कहाँ स्थित है? देखिए मृगनयनी एम्पोरियम जो है ना, मध्य प्रदेश सरकार के लघु उद्योग मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत
एक आनुषंगिक संगठन है जो लघु उद्योगों से संबंधित उत्पादों के लिए एक बाजार उपलब्ध कराता है। भारत में 10 मृगनयनी एम्पोरियम है, जिसमें से 5 मृगनयनी एम्पोरियम हमारे मध्य प्रदेश में है। कहाँ कहाँ पे है? एक है इंदौर में, दूसरे नंबर पे है भोपाल में, तीसरा है जबलपुर में, चौथा है ग्वालियर में, पांचवा है रीवा। ये 5 मृगनयनी एम्पोरियम हमारे मृगनयनी एम्पोरियम। टोटल कितने हैं? तो टोटल इसकी संख्या 10 है। तो क्या प्रश्न है कि मृगनयनी एम्पोरियम कहाँ स्थित नहीं है? सागर में स्थित नहीं है इसका उत्तर। ठीक है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में है हमारे मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, सागर। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। मध्य प्रदेश में जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थित है? जिलेटिन सिंपल है। जिलेटिन एक आप जानते हो पॉलीमर होता है, प्लास्टिक उत्पाद होता है। मध्य प्रदेश में जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थित है? सिंपल सा उत्तर है, मध्य प्रदेश में जिलेटिन बनाने का कारखाना हमारे इंदौर में भी कहाँ पे स्थित है? तो इंदौर में पीथमपुरा में स्थित है। पीथमपुरा में जिलेटिन बनाने का कारखाना स्थित है। तो ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? गन आयुध निर्माण कारखाना है ना, तो गन कैरेज फैक्ट्री के बारे में बता दें। गन कैरेज फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री। तो गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पे है? तो गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में स्थित है ना। इसकी स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1942 में की गई थी। तो कहाँ पे है? गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में स्थित है। ठीक है, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। मध्य प्रदेश में कत्था बनाने का कारखाना, मध्य प्रदेश में कत्था बनाने का सरकारी कारखाना 2 जगह पर स्थित है। पहला कारखाना कहाँ पे है? कत्था को आप जानते होंगे, कत्था है ना, खैर जनजाति है, खैर के वृक्ष से कत्था निकालने का काम करती है ना। खैर जनजाति, मध्य प्रदेश में कत्था बनाने के 2 कारखाने हैं। एक पहला कारखाना है शिवपुरी में और दूसरा है बामौर कहाँ पे? मुरैना जिले में। तो कत्था बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पे है? मुरैना में। तो बामौर के मुरैना में। ठीक है, तो इस ये प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मध्य प्रदेश में हम जानते हैं फॉसिल्स है ना, या इसको हिंदी में कहते हैं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बहुत सिंपल सा है, मध्य प्रदेश में हमारे कुल मिलाकर 11 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? तो फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में डिंडौरी और मंडला जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में यहाँ पे स्थित है ना। और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जैव विविधता संबंधी प्रशिक्षण मध्य प्रदेश में कहाँ दिया जाता है? तो जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र, वन लाइनर फैक्ट है, ये कहाँ पे स्थित है? तो जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न और देख लेते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो वन प्रबंधन संस्थान हम सभी जानते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट से रिलेटेड पढ़ाई होती है। तो वन प्रबंधन संस्थान, तो मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट से रिलेटेड BBA MBA के कोर्स कराए जाते हैं। तो वन प्रबंधन संस्थान जो है मध्य प्रदेश में ये भोपाल में स्थित है ना, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में की गई थी। तो यहाँ फॉरेस्ट्री से रिलेटेड ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स कराए जाते हैं। इस तरह हमने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी आज थोड़ा सा रिवीजन की। होप यू आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी लगी होगी क्लास। जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगली क्लास हम थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव लेके जाएंगे। अगली क्लास में मध्य प्रदेश भूगोल और अन्य कोई टॉपिक है अर्थव्यवस्था से संबंधित, हम प्रश्नों पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हम जल्दी ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है। तो आज के लिए ओके, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।